Stop. And at the moment with us from the Congress party, our very old friend who looks like a film star himself, नाजिर हुसैन साहब। नाजिर हुसैन साहब को असल में अब वो कांग्रेस पार्टी में कैसे आ गए मुझे मालूम नहीं है। असल में उनको फिल्म स्टार होना चाहिए था, अब क्यों नहीं है मुझे मालूम नहीं है, वो तो उन्हीं से पूछते हैं। नाजिर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर आप ये बताएं पहले, ये मिस्ट्री सॉल्व करें सर। नमस्कार कि नमस्कार सर, कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं है, पहले आप ये बताएं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बाकी सब चीज़ छोड़िए। ये ज़रा हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि व्हाई आर यू नॉट इन द फिल्म इंडस्ट्री सर। सर हंसी आ रही है आपको, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ सर। रियली ये मेरे लिए क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए हो गया काम, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, ऑल ऑफ यू आस्क दैट क्वेश्चन। ये नासिर साहब के लिए क्वेश्चन ही नहीं है, सीधी सादी बात है। अच्छा सर ये बताएं, अब ये हो क्या रहा है? अरे अभी जयपुर के अंदर राइट हो गए, उसके पहले कुछ और हो गया, उसके पहले कुछ और हो गया, ये क्या हो रहा है? मतलब हिंदू मुस्लिम करके अभी तक हम लोग थके नहीं, 75 साल हो गए यार, अब तो थक जाना चाहिए ना लोगों को। क्या कर रहे हैं हम लोग नासिर साहब? बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात नफरत की है। क्योंकि नफरत की जो बाजार लगी है, किस तरह से लोगों को डरा धमका के वोट लिया जाए, उस पर ज्यादा फोकस है। क्योंकि आप देखिए, अभी कुछ मुझे याद है, शायद 2-3 दिन पहले ही महाराष्ट्र का एक वाकया है। एक महिला, मराठी महिला थी, वो किसी घर से रेंट पे मांग रही थी और उसे नहीं दिया गया। इत्तेफाक देखिए, वो महाराष्ट्र का और देश का बहुत बड़ा न्यूज बना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। मगर यही पीड़ा मुझे लगता है बरसों से माइनॉरिटी झेल रहे होंगे, पर कभी ये आवाज नहीं बनी, क्योंकि ये किसी के लिए मतलब की न्यूज नहीं रही। एक मराठी महिला पे जब ये हुआ तो लोगों की नींद खुली, क्योंकि ये बीच कब बोल गई थी। ये देखिए हिम्मत कब लोगों को मिलती है कि एक महाराष्ट्र में एक मराठी महिला को घर नहीं दे रहा। ये उनको तब हिम्मत मिली जब माइनॉरिटी को लोग मुंह फोन पे सामने से इनकार करते थे, हम तुम्हें घर नहीं देंगे, तो उनकी हिम्मत बढ़ती गई। और हिम्मत बढ़ते बढ़ते देखिए आज महाराष्ट्र में ही मराठी महिला को मना कर दिया। इसलिए बोलते हैं ना, ये नफरत की बाजार लगी। हिंदू मुस्लिम करो, नफरतों में बांट दो, ताकि देश में हर चर्चाओं पे चर्चा ही बंद हो जाए। हमें लगा कि मणिपुर शांत हो गया, सब कुछ सही हो गया, पर आज देखिए वहां की सरकार खुद उसे क्या घोषित कर देती है, बोलती तमाम जगह दंगे हैं, फसाद है, यहाँ इवन सीएम के घर तक जलाए जा रहे हैं। तो आज भी मणिपुर वैसे ही जल रहा है, उस पर चर्चा नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके 2024 की तैयारी आप देख लीजिए, इससे किस समाज को पैदा हो रही है, कौन सी समाज इसके अंदर जल रहा है, उसको देखना पड़ेगा। आज हर समाज जल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तंभ पे, आज बेरोजगारी इतने बुरे कंडीशन में जो 45 साल पहले भी नहीं। महंगाई देख लीजिए, रशिया से सस्ता तेल आ रहा है, हमारे लोगों को नहीं मिल रहा, उस पर चर्चा नहीं है। पर आज भी मीडिया के लिए हिंदू मुसलमान यही चर्चा का विषय है, और इस पे हम बार आप रोज चर्चा करते हैं। हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं उन महंगाइयों पे, हम क्यों नहीं चर्चा करते हैं अपने बेरोजगारी की, हम क्यों नहीं बात करते हैं कि लोगों की मुस्तकबिल बनने, हम क्यों नहीं बात करते हैं कश्मीर में कि कश्मीर में आए दिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वहां के लोग शहीद हो रहे हैं, वहां के आर्मी शहीद हो रहे हैं, आज वहां के पुलिस ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, घर लोगों का उजड़ रहा है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, माँ बहनें बेवा हो रही, उस पर हम बात नहीं करके हम सिर्फ हिंदू मुस्लिमों में अटक गए। यही तो हमारी विडंबना है सर। जी बात, एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड। जो आपने बात करी ये हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में वटाना बोलते हैं ना, वटाना मटर, मटर। आपको मालूम है आज फ्रेश पीस, प्रीमियम फ्रेश पीस, प्रीमियम फ्रेश पीस मतलब जो पूरे मटर के वो दाने के अंदर पूरे दाने होते हैं, जिसमें जो खाली नहीं होता सर, आज उसकी कीमत जो है वो 220 रुपये है, 220 रुपये किलो। 220 रुपये के मटर मिल रहे हैं आज की तारीख में किलो। बाकी भी हैं इधर उधर सड़े बड़े जो हैं वो मिल जाते हैं 60 रुपये के, 70 रुपये के, 80 रुपये के। 220 रुपये किलो अगर मटर मिलेंगे तो क्या होगा सर? आप ये बताएं मुझे, कहाँ जाएगा कोई? मतलब नासिर साहब, मैं कहा बजाज भाई की महंगाई इस दशा से बढ़ रही है जो सपनों में भी हमने ख्याल नहीं किया था। मैं आज इंसान की इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकम घटती चली जा रही है, महंगाई आसमान पे। आज देख लीजिए, कल दिल्ली में 1 लाख लोग जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, वन पेंशन के लिए लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि उन्हें मालूम है, जो आज मैं नहीं कहता एक राजनीति दल की, तमाम राजनीति दलों में बात देखिए, एमएलए एमपी दूसरे राज्य चुने हुए लोग पुराने पुराने पेंशन, 2 बार जीते तो 2 बार का पेंशन, 3 बार जीते 3 बार का पेंशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार का पेंशन ले रहे, मगर जो पीछे से जो चले आ रहे हैं, जो 32 साल 35 साल 40 साल देश के लिए नौकरी करते हैं, उनके पेंशन की बात नहीं हो रही है, उनको पेंशन देने की बात नहीं हो रही। वो पेंशन की बात कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, हमारे देश हमारी प्रियंका गांधी कर रही है, हमारे खड़गे जी कर रहे हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वन नेशन की बात कर, आज देखिए ना वन नेशन की बात सब खत्म हो गई ना, इलेक्शन की बात चर्चा में नहीं आएगी, क्योंकि सगुफा छोड़ते हैं किसानों के लिए। देखिए कितनी जल्दी बिल लेके आए थे और इन्हें आज वो बिल कहाँ है पता नहीं। एनसी क्या बोलते हैं उसे, जो अभी कानून बनाया था एनआरसी, एनसीआर का, वो क्या हुआ? एनआरसी का क्या हुआ? आपने बिल तो पास कर दिया, क्यों नहीं कानून बना पा? क्योंकि ये एक नफरत की बाजार सजा दी। एनसीआर कर दो, गन्ना कर दो, आज जातिवाद में लड़ा दो। आप एक रोनी कमेटी की तो पढ़ाई होगा, रोनी कमेटी का रिपोर्ट देखिए। अब अगरो पिछड़ों की पिछड़ों अगरों में भी लड़ाई लगाने का काम कर रही है। तो आप देख लीजिए किस तरह की नफरत बाजार में फैला दी गई है कि कौन किसको क्या मिल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। अब बताइए ओबीसी में भी लड़ाई लगाने का काम कर रही है। ठीक है, मैं जानता हूं कि कुछ अपर ओबीसी को उसका फायदा ज्यादा मिला होगा, लोअर ओबीसी का नहीं मिला, ये मुझे एहसास है। और उस बात को आग लगाने की क्या जरूरत है? उसको आप सत्ता में रहते हुए आप क्यों नहीं उस लोअर ओबीसी को फायदा दिया? क्यों नहीं आप फायदा देने का काम करें? सिर्फ यादव समाज को टारगेट करना है, कुर्मी समाज को टारगेट करना है, क्यों करना? आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आज आप हर तरह की बातें निकाल के उसे छोड़ देते हैं, उसे मुकम्मल करने की सोचने की तैयारी नहीं करते कि किस तरह उसे मुकम्मल किया जाए, किस तरह उसके लोगों तक पहुंचाया जाए। उस पर कोई चर्चा नहीं है बजाज भाई, सिर्फ नफरत है। और आप हिंदू मुस्लिम की बात करके बात खत्म हो जाती है, मगर जो रियलिटी है इस देश की वो हम सामने नहीं ला पाते। हम मणिपुर पे उतनी बातें नहीं करते, हम नासिर हुसैन साहब उतनी बात नहीं करते। नासिर हुसैन साहब, आज कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप लेके आ रहे हो, आप एजुकेशन का भगवाकरण, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये चार्ज लगाया है कांग्रेस बीजेपी पर। बोले कि आप भगवाकरण कर रहे हो, और जिस प्रकार से आप भगवाकरण के साथ नफरत के जो बीज बो रहे हो, वो संविधान को ही खतरे में डाल रहे हैं, कांग्रेस का कहना है। बोले कि कांग्रेस का आगे जाकर कहना है कि पहले स्टेट को आजादी था कि अपने ही हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक है, सिलेबस, वो खुद ही कर ले, मगर ये नया एजुकेशन पॉलिसी में पूरे चीज सेंट्रलाइज हो गया है, और सेंट्रलाइज के साथ भगवाकरण भी हो गया है, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इस पर थोड़ा आप रोशनी और डाल सकते हो नासिर हुसैन साहब? देखिए, मैंने आपसे कई बार बोला, ये एजुकेशन को इन्होंने बिजनेस बना दिया। एजुकेशन नहीं दिला, एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया। एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं बची। लोगों के पास जितना पैसा कम होता गया, एजुकेशन उतना ही महंगा होता गया। आप देखिए, आज इतिहास को मरोड़ मरोड़ के दिखाने का काम कर रहा है। उन्हें भगवाकरण क्यों बोलते हैं? आप सावरकर को पढ़ाने का काम करोगे, आप उनको पढ़ाने का, जो उनके कोई इतिहास नहीं, उनका इतिहास बनाने का काम करोगे। आज एजुकेशन को, आरएसएस की सोच को उस इतिहास के बुक में कैसे लाया जाए वो करे। जो शहीद भगत सिंह को गोवलकर बोलते थे, जिनकी कोई उनकी जो काम थी वो मुकम्मल नहीं हुई, जो वो देश के लिए कर, इसलिए वो कोई सम्मान के पात्र नहीं थे, उस चीज को ये मिटाना। शहीद आजम भगत सिंह के लिए गोवलकर का ये कहना था कि उनकी कोई काम नहीं किया है देश के लिए, कुछ ऐसा नहीं है, ये तो रिपोर्ट उनके बुक में है। तो ऐसे चीजों को वो इतिहास में लाना चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं एजुकेशन का भगवाकरण करना, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, एजुकेशन के बच्चों तक पहुंचे नहीं, जो हमारी इतिहास जो है उस इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए एजुकेशन आज महंगा है। आज देख लीजिए कितने सारे आपने सेंट्रल स्कूल खोले, वहीं आपको देश में नहीं दिख रहा होगा। कितने आपने सरकारी इंस्टीट्यूट एजुकेशन मेडिकल कॉलेज खोले, कहीं दिख नहीं रहा होगा। कहीं सरकारी आपको अस्पतालें नहीं दिख रही होंगी, चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन है। क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस की सोच थी ना, आईएम आ गया, एम्स आ गया, आईआईटी आ गया, जो दिल पे दिल लोगों को तरक्की। हमने उस समय, जब आप सोच के देखिए, जब देश के आजाद हो रहा था, लोगों के पास ना खाने की साधन थी ना वो, उस समय भी नेहरू की सोच देखी कि इसरो जैसा एक इंस्टीट्यूट बनाया जो आज चंद्रयान 3 तक हम लोग पहुंच गए। वो सोच रखना चाहिए
जब लोगों को लगता था ये पागलपन है, ये क्या है, जब देश में कुछ नहीं है, इसरो का क्या काम है, पर नेहरू जी ने कितना 60-70 साल आगे का सोचा था। तो आज देखिए हम कहां पहुंच रहे हैं। तो यही सोच होना चाहिए कि एजुकेशन उस तरह से काम करिए, उसका कोई प्राइवेटाइजेशन भगवाकरण ना हो, उस तरह काम हो कि आगे 70 साल भी हमारे जो आज की सोच है वो बुनियाद पड़े जो 70 साल आगे डेवलपमेंट की तरफ जाए। और उस पर कोई काम नहीं हो रहा है प्रदीप भाई, सिर्फ भगवाकरण है, चारों तरफ नफरत है। स्कूलों में आपने देखा होगा यूपी में एक माइनॉरिटी से किसी को माइनॉरिटी को पिटवाए, दूसरे धर्म को पिटवाते हैं, दूसरे धर्म से दूसरे धर्म को ये स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। आपने यूपी का कई बार आपने न्यूज चैनलों में देखा होगा किस तरह की हरकतें हो गई है कि एक स्कूल में जहां भाईचारा था, बच्चे मोहब्बत सीखने जाते थे, वहां भी अब नफरत का बाजार सजा दिया गया है। स्कूल के अंदर एक धर्म को एक धर्म से मरवाने का काम किया जाए। ये नफरत की बीज है जो आगे चल के देश के लिए नुकसान। नासिर हुसैन साहब बनेंगे इकोनॉमिक। नासिर हुसैन साहब, राहुल जी फर्नीचर मार्केट में गए, दिल्ली में एशिया के सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट में राहुल गांधी जी वहां के वर्कर्स से बात किए, वहां के जो कारीगर थे उनसे मिले, उनके समस्या के बारे में चर्चा किया, प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा किया। बीजेपी का कहना है, देखो ये बीजेपी का कहना है कि मोदी जी का जो विश्वकर्मा योजना है वो उस चीज से राहुल गांधी जी और कांग्रेस डर गए। देखो राहुल गांधी जी को हमने मजबूर कर दिया कि ये विश्वकर्मा जी के जो लोग हैं, जो फर्नीचर मार्केट में काम करते हैं, जो कारीगर हैं, उनसे जाके बैठ। आगे जाके बीजेपी का कहना है कि हमने 18 अलग अलग प्रकार के कारीगर को आइडेंटिफाई किया, उनको टूल किट दिए, उनको ट्रेनिंग दिया। 13,000 करोड़ का बजट विश्वकर्मा योजना के हिसाब से मोदी साहब ने अलॉट कर दिया। और इस विश्वकर्मा योजना से राहुल गांधी जी प्रेरित होकर वहां पर चले गए। तो क्या बिकॉज पहले भी मोदी जी कहा कि आप फोटो अपॉर्चुनिटीज बहुत करते हो, आपके दिल में इन गरीबों के लिए कुछ नहीं, आप सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हो। क्या सिर्फ ये फोटो अपॉर्चुनिटी था नासिर हुसैन साहब? मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले मैंने एक बात कहा, ये लोअर और अपर ओबीसी की बात बना दी इन्होंने। विश्वकर्मा की जो बात है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि 44% वोट इनको ओबीसी का मिलता है तकरीबन देश में। अभी 2019 के इलेक्शन में 44% के आसपास, क्योंकि अभी सेंसेक्स हुआ नहीं तो पता नहीं ओबीसी कितने हैं, तो मेरा अपना अंदाजा है, जहां तक मेरे सोर्स बताते हैं कि 50% के अब ये हों, तो 44% के आसपास इनको ओबीसी का वोट मिलता है। तो ये क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें बनिया का वोटिंग का फिक्स है, ब्राह्मण वोट भी क्या, प्रकाश वोट, इन वोटों को इनको लगता है ये छिटकेंगे नहीं, क्योंकि ये ओबीसी की जो अपर ओबीसी थे, यादव थे, कुर्मी थे, दूसरे उनको 27% जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन से था, वो 27% एक्चुअली रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। आज आप आंकड़ा देखेंगे तो शायद मुझे लगता है 5 से 12% से ज्यादा ओबीसी को मिला ही नहीं। वो भी 5 से 12% ओबीसी का जो आरक्षण का फायदा हुआ तो थोड़ा अपर ओबीसी को मिला, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं कि उनको नहीं मिला। अब ये जो 44% जो छोटी ओबीसी, जो लोअर ओबीसी थे, उनको अपने तरफ लाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम ये विश्वकर्मा की ये करेंगे, क्यों नहीं किया आपने? आप आज इलेक्शन आ रहा है तो राहुल जी क्या है, आम लोगों से मिलते हैं। आप कोविड था, आप देखिए जब तमाम लोग बीजेपी के लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, तब भी राहुल जी सड़कों पे आए, लोगों की दर्द बांटा, लोगों से मिले, ट्रक वालों से मिलते हैं, ट्रक वालों की हालात जानते हैं कि तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्योंकि वो मन की बात नहीं करते, वो दिल की बात करते हैं। वो कारपेंटर इंडस्ट्री में जाते हैं, छोटे लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी हालात क्या है, उनके दुख, क्योंकि उन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो यात्रा किया, उन्होंने तमाम लोगों को देखा है कि किस तरह के लोग हालात गुजार रहे हैं। तो आप देख कि आज कारपेंटरों के पास भी गए, फल मंडियों में भी जा रहे हैं, किसानों के पास भी जा रहे हैं, इवन कुली तक के पास जा रहे हैं कि उनके दुख दर्द को समझे, स्टेशन पे उन्हें क्या तकलीफ है। क्योंकि निचला समाज का तबका जब तक ऊपर नहीं आएगा, हम देश विकसित कैसे बनाएंगे? इनके हाथ के हुनर को हम पहचानेंगे नहीं। लेकिन एक चीज तो है नासिर साहब, एक चीज तो है, मानना पड़ेगा प्रदीप जी, राहुल गांधी जब ट्रक वालों से मिले, उन्होंने ट्रक चलाया, सीधा चंडीगढ़ तक लेके गए ट्रक हाईवे पर। साहब सोनीपत में गए, जहां पे धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, किसानों के साथ अपनी पतलून ऊपर करके बिल्कुल धान के खेत में, चावल के खेत में खुद हाथ बटाया किसानों का। और अभी
ये जो कारपेंटरी की फुटेज चल रही थी, तरखानों की जो फुटेज अभी चल रही थी, अरे तरखानी भी आती है उनको, और तो और छोड़ो, that man loves working with his hands. I mean, it is so impressive. It is absolutely wonderful. The manner in which Rahul Gandhi has endeared himself to the public. जिस प्रकार आज की तारीख में राहुल गांधी को जो प्यार मिल रहा है लोगों से, बाप रे बाप, that I have not seen this kind of thing before. और पहली बार ऐसा हुआ है, ये कोई नई बात तो है नहीं नासिर साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस हैज गॉट इट्स एक्ट टुगेदर। आप इसको मतलब ज्यादा जोर शोर से नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, पूरी बात सुन लीजिए सर, आप इसको इवेंट नहीं बता रहे, इवेंट नहीं बता रहे आप इसको सिर्फ लोगों को बता रहे हैं, इवेंट नहीं बना रहे, एंड दैट आई थिंक इज रियली ग्रेट। जबरदस्त मैसेज जा रहा है, बोलिए नाज़िर साहब। ठीक है, ये ठीक है, आज हम राहुल जी पे कारपेंटर पे जा रहे हो, खेतों में काम करते दिख रहे हो या ट्रक ये दिख रहा है, पर राहुल जी की आप देख लीजिए, इसी महाराष्ट्र में वो कई बार आए, गरीबों के घर गए, कई बार आते हैं। आपको मनरेगा का जब उन्होंने ये लाया तो मजदूरों के साथ उन्होंने मजदूरी की, आपने देखा होगा मनरेगा में, आप जब उन्होंने ये बिल आया था लोगों के लिए, तो मनरेगा वो उस वक्त भी कुली की तरह उनके मजदूरों के साथ, एक जो आम मजदूर होते हैं उनकी तरह वो काम कर रहे थे। राहुल जी की एक आदत रही है आम लोगों से मिलना, आम लोगों की तरह जीना, क्योंकि वो भले बड़े घर में पैदा हुए हों मगर वो जिंदगी जो बशर की है आप देखिए आम लोगों के साथ है। उन्होंने हर घर पे हर उनके दुख को, उनके तकलीफ को समझा है कि उन दलितों के घर में सोने से लेके हो, चाहे वो कहीं का भी हो, आप देखिए उनके हर वो खुले आसमान में किस तरह वो लोग नासावर लेते हैं, उसकी भी एहसास को उन्होंने महसूस किया है। खुले में टॉयलेट करते हुए लोगों के, ऐसा भी तो इतने सारे टॉयलेट उस वक्त बने होंगे। आप देखिए राहुल जी की जो सोच है ना, बहुत ही डिफरेंट सोच है। ये मन की बात करने से ये नहीं आएगा, जब तक आप फेस टू फेस 1 to 1 नहीं मिलते हैं उनके दुख दर्द को आप नहीं समझ सकते। ये राहुल जी की पहचान है। जब मजदूरों के साथ काम करते हैं, कुलियों के साथ रहते हैं, ड्राइवरों के साथ ट्रक चला, मैंने उस एक बार कहा था कि इस देश में जो ड्राइवर है ना तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग, अब उतने परिवारों तक ये मैसेज जब जाता है तो उनकी आवाज राहुल जी बन जाते हैं, उन 4-5 करोड़ फैमिली की आवाज बन जाते हैं। ये कारपेंटर विश्वकर्मा जो उनकी कई करोड़ लोगों तक उनकी आवाज पहुंच जाती, ये है राहुल जी की पहचान। जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चला, ना दुख देखा, ना धूप देखा, ना बारिश देखा, ना छांव देखा, वो चलते रहे और देश को समझते रहे। ये होता है राहुल गांधी। ये नहीं होता है कि टीवी के शो में आइए, मन की बात करिए और चले जाइए। आपने क्या किया है वो बताइए, आपने 9 साल में देश को क्या दिया वो बताइए। नासिर साहब वही मोदी जी वही बोलते हैं कि हमने क्या किया 9 साल में, सबका साथ सबका विकास, आर्टिकल 370, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 रैंक 1 पेंशन, 10% रिजर्वेशन गरीबों के लिए हमने किया बिना कोई प्रॉब्लम के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी, और ये जब गिनाते हैं नासिर साहब, उसी वक्त मोदी साहब ये भी बोलते हैं कि देखो कांग्रेस को आज के तारीख में चला रहा है अर्बन नक्सल्स आर रनिंग द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी इज बीइंग रन बाय अर्बन नक्सल्स, एंड ये जो भी आप फोटो अपॉर्चुनिटीज कर रहे हो वो फोटो अपॉर्चुनिटीज है। कांग्रेस के दिल में गरीबों के लिए, डाउन ट्रॉडन के लिए, जो आदिवासी, ओबीसी और दलित सेक्शन के लिए कोई उनके पास ना प्लान है ना। ये मोदी साहब का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है। तो इसको आप कैसे देखते हो? एक जगह मोदी साहब पूरे गिना रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, और दूसरे कह रहे हैं कि कांग्रेस इज बीइंग रन बाय अर्बन नक्सल्स। ये अर्बन नक्सल क्या होता है ये सर, ये इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, 1 नेशन की बात क्या है? 1 नेशन जरा उन्हें बताना चाहिए। क्या अडानी की इनकम से आम लोगों की इनकम बराबर हो गई? क्या अंबानी के इनकम से आम लोगों की इनकम बराबर हो गई? 1 नेशन क्या है, जरा से इसकी दलील भी देना चाहिए ना। क्या होता है 1 नेशन, जरा उन्हें बताना चाहिए था, पर उस पर वो बात नहीं करेंगे। 1 नेशन इलेक्शन कराना चाहते थे, क्या हुआ, क्या चल रहा है, कुछ बताइए। क्या आपने क्या 370 हटने के बाद क्या जवानों की शहादतें रुक गई? 370 आने के बाद क्या वहां पे आम लोगों की मुस्तकबिल चेंज हो गई? कि अभी 2 दिन पहले वहां के एक डीएसपी को मार दिया जाता है, पुलिस अधिकारियों को मार दिया, क्या रुक गई? एंड क्या टेररिज्म खत्म हो गई? क्या वहां पे पूरी जिंदगी बदल गई? आप ये बताइए। क्या कश्मीरी पंडित पूरे कश्मीर की तरफ लौट गए? 370 हटने से क्या क्या फायदा हुआ वो बताइए, मत 370 का राग लगाइए कि क्या है।
हम आप फिर बोलते हैं ना 370 मेरा एक बहुत फेवरेट मुद्दा है, फिर छोड़िए अभी। आप बोलते और आप बताते अर्बन नक्सल किसे कहते हैं? यही शोभा भारद्वाज जिनको उठा के बंद कर दिया उन्हें अर्बन नक्सल कहते हैं। ये नौलखा जी उन्हें बंद कर दिया उन्हें अरे उन लोगों ने समाज के लिए जो काम किया है उनके समाज को देखिए। उन लोगों ने उस वक्त अमेरिका के नेशनलिटी को छोड़ने का काम किया जब लोग अमेरिका जाने के लिए लाइन में खड़े थे। वो ऐसे लोगों को आप अर्बन कौन होता है अर्बन नक्सल? और आप सरकार में है, आप एलिगेशन लगाने के लिए नहीं बैठे, आप एक्शन लेने बैठे। कौन है आप नाम डिक्लेयर कीजिए अर्बन नक्सल है, उस पर कार्रवाई करिए। कांग्रेस ने रोका है, किसने रोका है? आप बोलते हैं वन टैक्स से जीएसटी ऐसा लाए कि लोगों को गरीबी रेखा में डाल दिया। कौन सा? आप बोलते 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए। कौन है वो 13 करोड़ लोग? उसका डेटा दो। आपने कहा था किसानों की इनकम आय डबल हो जाएगी, क्या किसानों की आय इनकम डबल हो गई? आप उस पर बात करो। आपने कहा था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या आपने उस हिसाब से 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दी? आप आज 70,000 72,000 आप इस तरह से आप खुद से एडवर्टाइजमेंट के लिए आप नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटते हो कि अब लगता है पोस्ट ऑफिस भी बंद हो गया। अब पोस्ट ऑफिस से लेटर भी जाना बंद हो जाएगा क्योंकि नियुक्ति पत्र भी यही बांट रहे होंगे। 70-72,000 तो 18 करोड़ नौकरी के बदले आप 70-72,000 या 1 लाख 2 लाख की बात करने लग जाएंगे। तो इनकी सिर्फ बातें हैं, कुछ उस पर बात नहीं हो रही है कि हमारी महिलाओं की, आपने महिलाओं की बात की, क्या महिलाओं की कितनी कहां रिजर्वेशन मिल गया? तो ओबीसी, आपने ओबीसी को क्यों छोड़ दिया? ओबीसी को क्यों नहीं उसके अंदर शामिल किया? आप महिलाओं के लिए अगर भला कर रहे थे तो तमाम महिलाओं के लिए भला करते ना। आप कोटा में कोटा क्यों नहीं दिया? आपको उनका वोट चाहिए पर उनका भला नहीं चाहिए। आज 90 सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसमें सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी के आते हैं। बाकी क्यों नहीं 27% आए? क्यों 12% और 5% ओबीसी को हक मिला? क्यों आज तक? आप तो ओबीसी के रिजर्वेशन को आप खत्म करना चाहते हैं ना, तभी तो आपने महाराष्ट्र में आज देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन को कितने दिनों से अटका के रखा है। आप नहीं चाहते कि ओबीसी का मसला हल हो। तमाम जगह आप देखिए कॉर्पोरेशन का इलेक्शन रुका पड़ा है, क्यों? सिर्फ ओबीसी की वजह से ना। आप चाहते थे, ये कर सकते थे, सिर्फ ओबीसी के साथ छलावा है। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, देश की भी जनता देख रही है कि ये ओबीसी के साथ क्या कर रहे हैं। नहीं तो ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन में आप 27% डाल देते और 2039 तक आप उनको वेट नहीं कराते। आप इसी 2024 में दे सकते थे, पर आप उनको रिजर्वेशन का फायदा देना ही नहीं चाहते। सिर्फ उनका वोट चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन से आपको जो फायदा मिला उस फायदे को आप उठाए रखना चाहते हैं। अगर आप ओबीसी में अगर आप पिछड़ा को भी लड़ाना चाहते हैं, सिर्फ उनके वोट से आप सत्ता में रहना चाहते हैं, पर ओबीसी समाज just look at that footage. Wow, can we have that? That's Rahul Gandhi actually lifting up a suitcase on his head. Oh my God, that is fantastic. That is really fantastic. I've never seen anyone do that before. I have never seen a politician do that before. आज तक मैंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा ये करते हुए। This is absolutely fantastic. जी नासिर भाई बोलिए। ये जन नेता की पहचान होता है। देख लीजिए आप, इसमें कोई कार्यकर्ता दिख रहा है? इस पर सिर्फ आम लोग हैं, वो लोग हैं जो सामानों को उठाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग हैं ये बैठे। ये वो लोग हैं समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनके दुख दर्दों को समझाए, उन कुली भाइयों के दुख दर्दों को समझाए। इसको बोलते हैं जन नेता। ये है जन का नेता, ये है देश का प्राइम मिनिस्टर आने वाला। लेकिन ये बताएं नासिर साहब, ये नहीं है के जो महिला आरक्षण, ये आप देखिए, एक मिनट बजाज भाई, प्लीज बहुत अच्छा। मुझे आप क्योंकि दिल्ली की बात चली तो मुझे केजरीवाल जी याद आ गए। आप देख लीजिए, मैं इंडिया अलायंस के पार्टनर है, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए था, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ गया। सुखपाल सिंह जी, आप हमारे कांग्रेस के एक एमएलए हैं पंजाब में, वो हमारे किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो आए दिन किसानों की आवाज उठा रहे थे पंजाब में, क्योंकि सुसाइड हो रही है, उनको बीज दाम पे, सही दाम पे नहीं मिल रही है उनकी आवाज, तो उन्होंने उसको अरेस्ट कर दिया। आप बताइए मोदी जी और उनके काम में क्या फर्क रह गया कि आप उनकी ओपोजिशन की आवाज नहीं सुनना चाहते? किसानों की आवाज वो उठा रहे थे, उस आवाज से आपको तकलीफ हो गई, आपने उठा के उन्हें जेल के सलाखों में डाल दिया, और वो भी ड्रग्स केस में। जो मैं कहता हूं ना, ये अगला सुनिए, ये जो आज कुछ पत्रकार यूट्यूब में बहुत फेमस भी है, आज जो लगता है कि मोदी विरोधी है, पर मोदी जी को एस्टेब्लिश करने वाले भी वही पत्रकार थे। मुझे याद है अन्ना हजारे का आंदोलन था, वो अन्ना आंदोलन में इतने भक्त थे
कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये देश के लिए क्या कर रहे हैं। वो पत्रकार उस वक्त उस कांग्रेस की डिविक्शन करती थी और अन्ना हजारे को प्रमोट करने का काम कर रही थी, उसमें से वो पूरा मास्टरमाइंड कोई काम कर रहा था, तो ये केजरीवाल जी काम कर रहे थे। आज वो पत्रकार अपने आप को, आज मुझे लगता है वो अपने को देशभक्त साबित करना चाहते हैं। मैं किसी एक पत्रकार का नाम लेकर उस पर कॉमेंट नहीं करना, पर उन लोगों ने उस आंदोलन को जो प्रमोट करने का काम किया स्ट्रीम मीडिया में, आज उसकी सजा ये देश भुगत रहा है। आज देख लीजिए किसानों की हालात पंजाब में दर्द होती जा रही है, एक शादी में हजारों करोड़ खर्च हो जा रही है, और किसानों, आज पंजाब पे कितना कर्ज हो गया है, आज केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए पंजाब में कितना। यही बात सुखविंदर सिंह जी उठा रहे थे, तो ये तकलीफ हो गई, कितना कर्ज क्यों है, तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। ये हमारी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला इसकी हम इसकी समीक्षा करेंगे और इसकी जांच करेंगे। तो हम इसके, तो नासिर साहब ये बताएं, एक जनप्रतिनिधि को आप इस तरह से जेल के सलाखों में डालोगे कि वो किसानों की बात करता है, आपके करप्शन की बात करता है, आपके हवाई जहाज खरीदने का विरोध करता है, तो आप उसे उठा के जेलों में डाल दोगे। ये देश, now here we must say that the Aam Aadmi Party government in Punjab has said that the gentleman concerned, Mr. Sukhpal Singh of the Congress, was involved in the drug trade. That's what they say. ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दैट टाइम, यू रिमेंबर, आप सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई गिल्टी माना था? सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें सिर्फ जांच के लिए बोला था, कोई उनका चार्जशीट में नाम नहीं था। सिर्फ एक ये आपने उठा, क्योंकि किसानों की आवाज उठा रहे थे, इसलिए आपको तकलीफ हुई ना। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रग किंगपिन है, जो पंजाब का सबसे बड़ा ड्रग किंगपिन है, उसके खिलाफ आज तक आम आदमी पार्टी ने जरा भी एक्शन नहीं लिया। आपको भी मालूम है वो कौन है, हमें भी मालूम है। क्यों नहीं? बादल फैमिली के खिलाफ तुमने एक्शन लिया, मैं पूछता हूं। बादल फैमिली के खिलाफ लड़के आए थे ना, क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं किसी बीजेपी लीडर के उधर लिया? मुझे नहीं मालूम इंडिया अलायंस में उनके साथ क्या होने वाला नहीं होगा, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इस केस के लिए हम पूरी पार्टी उनकी मुखालफत करती है कि उन किसानों की आवाज को तुम कैसे बंद कर सकते हो। जब ये किसानों की हमदर्द बनते हैं, किसानों का जब बिल पास हो रहा था, उसके वोट, किसके वोट में इन्होंने, किसने वोट किया था? बीजेपी के समर्थन में, किसानों के बिल के विरोध में क्यों नहीं वोट किया? उनके समर्थन में क्यों नहीं वोट किया? आप बीजेपी के साथ खड़े थे संसद में उस दिन, उस बिल के साथ खड़े थे आप। तो ये आवाज जब उन्होंने उठाया, पूरे पंजाब को बताया, तो इनको तकलीफ होकर उनके जेल के पीछे डाल दिया गया। ये न्याय, ये और उनमें फर्क नहीं है। ये लोकतंत्र, उनके लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाती है। जब हम उनके लोग, अभी कई लोग उनके लोग जेलों में हैं, तो तब लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचती है, लोकतंत्र खत्म हो गया। आज कौन सा लोकतंत्र वहां एस्टेब्लिश कर दिया आपने? यह पूछना पड़ेगा। आपके पास आते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, ये सवाल जरूर कीजिएगा। जी, ये बताएं साहब, ये बताएं कि जहां तक के महिला आरक्षण का प्रश्न है, आपने खुद बोला कि अगर उसको लागू करना था तो एकदम फौरन भी लागू कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी ने ये कहा है कि भाई उसको अगर फौरन लागू करते हैं तो कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा उसके खिलाफ, और जब तक सेंसस नहीं होगा और डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगी तो वो कोर्ट का सीधा स्टे ऑर्डर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे सर? नहीं, गलत कह रहे हैं वो, फिर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने डेलिमिटेशन इसलिए रोक लगाया था कि जन पॉपुलेशन के हिसाब से डेलिमिटेशन नहीं होना है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ का ये 50 साल का झगड़ा है। साउथ की पॉपुलेशन कंट्रोल में थी और नॉर्थ की पॉपुलेशन हायर थी, इसके ऊपर रोक है। तो आप इसके लिए नहीं रोक है कि आप इसको पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं लगाना, आप चाहिए तो जाति जनगणना करा के कर सकते हैं, और 2021 का आपके पास पड़ा है ना, उससे कर दो ना। 2014-11 का पड़ा है ना आपके पास, उससे करो ना। क्यों नहीं करते हो? उसको सेंसेक्स लागू कर सकते हो ना आप। आपको करना ही नहीं है ना। 2026 का रोक सिर्फ जन पॉपुलेशन के हिसाब से लगा हुआ है। बजाज भाई, ये लोग बहका रहे हैं लोगों को, ये बहकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिमागों को डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सिर्फ डेलिमिटेशन इसलिए रोक है कि जन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं करना है, नहीं तो साउथ इंडिया के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़ जाएगी तो इनकी हमेशा इधर ही सत्ता आ जाएगी, उनको फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको जिनको रिवर्ट इनाम मिलना चाहिए था, तो एक तरह से अगर हम इस तरह से डेलिमिटेशन करेंगे तो उनको हम सजा दे रहे हैं ना। इसके ऊपर 2026 तक रोक है। आप जो सेंसेक्स है उस पर आप कर सकते हैं, बट इनको नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं 2039 तक ये इसी तरह गुमराह करके ये चुनाव लड़ेंगे और इसकी ये पूरी दुनिया में मार्केटिंग करेंगे।
बाकी इससे हमारे आम महिलाओं को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ताकि हमारी महिलाएं समझ नहीं है कि ये कौन सा इन्होंने झुंझुना बजाया है, क्योंकि 27 को उसके अंदर शामिल नहीं किया, बीजेपी को शामिल नहीं नासिर किया। हुसैन साहब, बीजेपी का कहना है कि 27 साल आप सिर्फ सोचते रहे। 27 इयर्स कांग्रेस लेड, और कांग्रेस ने सिर्फ सोचा, मगर हमने 2 दिन में इंप्लीमेंट किया। जैसे मोदी साहब का कहना है, बीजेपी का कहना है, विद इन 2 days वी हैव इंप्लीमेंटेड एंड वी हैव ऑलवेज स्टूड। हमने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है। मोदी जी गिना रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं कि जन धन जब हमने अकाउंट खोले थे, उसमें करीबन 56% महिलाओं को टोटल महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको इन्वॉल्व किया हमने। मोदी जी आगे जाकर कह रहे हैं कि 11 करोड़ शौचालय जो हमने बनाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया? महिलाओं को हो गया। और कुछ भी करो, कैसे भी करके 2026 तक ये इंप्लीमेंट ही करेंगे। तो ये 27 साल आप सोचते रहे नासिर हुसैन साहब, आप सोचते रहे। मोदी जी का कहना है 2 दिन में इंप्लीमेंट कर लिया, लोकसभा भी पास, राज्यसभा भी पास। क्या ये नकार तो नहीं सकते ना? नहीं, ठीक है, 11 मैं कहाँ नकार रहा हूं, मैं इनके बात का जवाब। 11 करोड़ टॉयलेट ये बोलते हैं हमने बनाई है, कौन सी टॉयलेट बनी है उसकी आपने तमाम मीडिया ने जब देखा तो बिना दरवाजे की ही टॉयलेट है। एक साथ ही कई सारे टॉयलेट बना दिया गया जो कोई पार्टीशन नहीं है। ये पूरा करप्शन है। आप इस पे भी टॉयलेट घोटाला, ये घोटाला निकलेगा तो ये भी एक घोटाला ही होगा, क्योंकि जिस तरह अभी मध्य प्रदेश में एक शादी घोटाला हुआ ना, कि कई लोगों की फेक शादी करा दी थी और वहां सामानों को लेके भाग गए, तो इसी तरह एक घोटाला ये भी मिलेगा, जिस तरह वेपम घोटाला था, जिस तरह ये भी। और रही बात ये जो बार बार कहते हैं महिलाओं के साथ न्याय, महिलाओं के साथ आप कभी न्याय कर ही नहीं सकते हो। आप बताइए, उन्नाव में एमएलए इनका रेप करता है, उसके साथ ये खड़े रहते हैं, बोलते महिलाओं के साथ है। इनके मध्य ब्रिजभूषण इनके महिलाओं खिलाड़ियों के साथ असत बात करता है, उनके साथ क्या क्या जलील हरकत करता है, ये उनके साथ खड़े रहे, उनको पार्टी से निकालने तक की हिम्मत नहीं हुई, उन पे कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हुई। वो बात करेंगे महिलाओं के न्याय के लिए। अरे महिलाओं के न्याय, हमने 27 साल, मैंने एक दिन कहा था कि क्रांति कोई एक दिन में नहीं आती, क्रांति आने में टाइम लगता है। तो 1951 में हमारा कराची का अधिवेशन हुआ था, वहां हमने महिलाओं को वोट देने का राइट लाया था। हमने हमेशा महिलाओं के फेवर में काम किया। आप देखिए ना, पहला कोई महिला प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस से बनी, पहला राष्ट्रपति बनी कोई तो कांग्रेस से बनी, पहला सीएम बनती है तो कांग्रेस से बनती है, पहला लोकसभा स्पीकर बनती है तो कांग्रेस से बनती है। हमने महिलाओं के लिए जो काम किया उसे तुम भूल नहीं सकते हो। आप ओबीसी के, हम अभी मांग रहे महिलाओं को ओबीसी में तुम लेकर आओ, तो क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तो आप सगुफा इधर उधर की बात कर रहे हो, ये नहीं बताते हो कि कश्ती कहां डूब रहा है, आप सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हो। तो इससे हम चुप नहीं होने वाले। हमने जो मुद्दा उठाया है, इस देश की ओबीसी महिलाएं देख रही है, उन्हें 27% रिजर्वेशन का फायदा कैसे मिले, ये उस पर बात करें। ये ना करें महिलाओं के लिए न्याय। ये महिलाओं के न्याय है कि आपने गैस सिलेंडर 1200 में जो आज बता रहा है कि जो एक बार सिलेंडर बढ़ाती है वो महिलाएं फिर दोबारा बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है, ये महिलाओं के लिए आपने न्याय किया है। अरे एलआईसी का प्रीमियम जो आज देख लीजिए लोगों का लैप्स कर गया, 12 करोड़ लोगों का, वो क्यों लैप्स कर गया ये बताना चाहिए सरकार को, कि महिलाएं क्यों लैप्स कर गई, कि वो प्रीमियम भरने का उनके पास पैसा नहीं है। सेविंग अकाउंट से लोग जो थोड़ा बहुत सेविंग उसको भी खत्म करके लोग अपने खाने में खत्म कर रहे हैं, दूसरी कोई खर्च नहीं, सिर्फ खाने और जीने में खत्म हो जा रही है। ये महिलाओं के लिए न्याय हो रही है? कौन सा महिलाओं का न्याय कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। ये भारतीय जनता पार्टी को, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। क्या महिलाओं की तकदीर बदल गई? क्या महिलाओं को मिल गया? एक मामूली ओबीसी रिजर्वेशन देने में आपको डर लगता है? मैंने अभी बताया, सिर्फ 5% ओबीसी का फायदा लोगों को मिल रहा है, चाहे ज्यादा से ज्यादा 12% होगा, 27% उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप वो भी न्याय नहीं दिला पा रहे हो। आप गिनती गिनाते हो कि हमारे पास महिलाएं, अरे आप 300 सीट जीत के आओगे तो 42 आपकी महिला जीत के तो आएंगे, परसेंटेज फिर भी नहीं आपका 27% बनता है, 33% बनता है। क्यों नहीं बना? क्योंकि आप महिलाओं को देना नहीं चाहते। आप बताइए, इतने सारे स्टेट में इनकी सरकारें, कहां महिला सीएम है? आप बताइए। सीएम, इनको कुछ महिलाओं को न्याय नहीं करना है। जिससे क्वेश्चन करिए तो ये हिंदू और मुस्लिम और इनकी और उनकी बात करेंगे, सच्चाई पे ये बात नहीं करेंगे। और जो भी महिला मुख्यमंत्री रही उनको तो बाहर कर दिया गया,
उमा भारती जी बनी थी मध्य प्रदेश उनने की, उनकी मध्य प्रदेश की उनकी मुख्यमंत्री बनी आज थी। अच्छा नाम लिया, उमा भारती इनके खिलाफ खड़ी हो गई ओबीसी के। जी। वो बोलती है मेरे लास्ट पे गुजरना पड़ेगा फिर भी मैं इसे लागू नहीं करने दूंगी। जी आप बताइए सुषमा से आप अभी अच्छा याद आ गया मुझे, ओबीसी आपने बात की महिलाओं के, तो महिलाओं के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी खिलाफ नहीं थे इस बिल के? लाल कृष्ण आडवाणी खिलाफ नहीं थे इस बिल के? या बताइए जसवंत सिन्हा खिलाफ नहीं थे इसके? या सुषमा स्वराज खिलाफ नहीं थी? कौन नहीं खिलाफ था? इस भारतीय जनता पार्टी को तो हक नहीं है बात करने का। इन्होंने खुल के मुखालफत किया था, ये बोल इन्होंने आने नहीं दिया। अरे हमारे 2-4 घटक दल ने खिलाफ किया होगा, मगर तुम तो सबसे बड़े ओपोजिशन पार्टी थे, तुमने क्यों मुखालफत किया उस रिजर्वेशन का? इनफैक्ट अगर बीजेपी उस वक्त सपोर्ट कर देती तो उसी वक्त पास हो गया होता। बिल पास होता। जी क्यों नहीं पास? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है पर अडवाणी जी मौजूद है, अडवाणी जी को जवाब दीजिए, उन्हें निकालिए और उनसे पूछिए क्यों नहीं बनने दिया। सुषमा स्वराज जी नहीं है मगर आज अडवाणी जी तो है, जसवंत सिन्हा है, उनसे पूछिए। नहीं पूछेंगे उनसे। नासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इनके पास कुछ है नहीं तो नफरत का मजाक सजा दो, एक कम्युनिटीज को लड़ा दो, मंदिर मस्जिद कर दो, जातियों को बांट दो, लोअर ओबीसी अपर ओबीसी कर दो, तो तमाम यही नफरत की बाजार है। आज हिंदुस्तान पे बात नहीं कर रहे, किसानों पे बात नहीं कर रहे, हम इन्हीं तीनों मुद्दों पे रोज बात करते हैं। हमारे तमाम प्रवक्ता यही बात उठाते हैं, इनकी मुस्तकबिल को बदलो। किसानों की मराठा रिजर्वेशन इज स्टिल पेंडिंग। क्यों छोड़ रहे हैं? एंड मराठा रिजर्वेशन इज स्टिल पेंडिंग। आज देखिए ना ओबीसी का आज देखिए महाराष्ट्र में इतना आंदोलन हो रहा है, इतना आंदोलन बढ़ता जा रहा है। रेलवे की तो लोग स्ट्राइक में जाने की बात कर रहे हैं, तो सीएम साहब मिलने की बात कर रहे हैं कि हम बोलते हैं ओबीसी कोटा खत्म नहीं करेंगे। तो तुम ओबीसी का कोटा दे कहां रहे हो जो तुम खत्म करोगे? मैं अभी कहा ना, 5 से 6% को फायदा मिल रहा है, 27% दो। कौन कौन से डिपार्टमेंट में 27% उसका लिस्ट निकालो, दो। हम वो सवाल उठाते हैं तो इनको तकलीफ होती है, तो हमें बोलते हैं अरे हमारा सर्टिफिकेट हमें चाहिए नहीं, हमारा सर्टिफिकेट आपकी ही नेता यूनाइटेड नेशन में बोल के आती थी। जब 47 में हम आजाद हुए तो पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद होता, हम कहाँ है रुआ? आप सुषमा स्वराज का वो स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, रिकॉर्ड में है। तो आप अपने ही बातों से अपग्रेडेशन करते हैं कि हमने IIM बनाया, इसरो बनाया, क्या क्या बनाया। एक हजारों कंपनियां है, एक लिस्ट हो तो मैं बताऊं, इतनी है कि मैं आपको भेज दूं तो इनको दिन भर पढ़ते। अरे ये जब बेचने जाते तब मालूम होता अच्छा ये भी कांग्रेस ने बनाया था, अच्छा ये भी कांग्रेस ने। तो ये बेचने में भी इनको पता नहीं आ रहा कितनी कंपनियां बेची है और कितनी बची है। इतनी कंपनियां हमने बनाई है। तो ये एक भी आप देख लीजिए सरकारी कंपनी बनी क्या 2014 के बाद? एक बनी हो तो नाम बताइए, एक कंपनी का नाम नहीं बता सकते। कितनी सरकारी कंपनियां इन्होंने बनाई है, कितनी पब्लिकों की, या बैंक को, जितनी सरकारी बैंक उनको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेते का काम कर रहे हैं। वो नहीं हो रहा है तो उसको बेच दो, मर्ज कर दो। अरे क्या है, जब वो बैंकों के दरवाजा धन्ना सेठ के लिए थे तब इंदिरा जी ने उन गरीबों के लिए पूरे देश में बैंक का दरवाजा खोल डाला। आप बैंकों को भी लूटने का काम कर रहे हैं। राइट, वील टॉक अबाउट दैट लेटर। नासिर साहब, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन अगली बार आपके साथ 1.5 घंटे का शो करना पड़ेगा सर। बहुत मजा आएगा, जबरदस्त। और वो लेकिन करेंगे जब आप हमारे ऑफिस में आएंगे, यहां बैठ करके हम चाय समोसा कॉफी पियेंगे। जी थैंक यू सो मच। आप इनवाइट करें, मैं पक्का हूँ। अरे आइए, जब मर्जी आइए सर, सीख कबाब भी खिलाएंगे। चलिए आइए, थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। Right, and I've just come to know, by the way, Pradeep ji, this is really and truly wonderful. In the Asian Games, hockey, India just defeated Pakistan by 10 goals to 2. That is 10 to 2. I don't believe this. Is it real? I mean, I don't know. Must be real. It's on Twitter. Pakistanis are not playing in the field or what? They don't have the strength to run across. I don't know. 10 to 2. Maybe all of them are doped. I have no idea. I mean, I don't know. It says 10-2. The score is 10-2. I mean, this is amazing. This is absolutely amazing. How did that happen? 10 to 2 means they are not working at all on the field. Yes. they are stationary, or they can't move at all, or probably Pakistan is going through some dire straits where maybe they haven't eaten for days. 10-2. Oh God, this is absolutely terrible. So our boys avenged the defeat of the 1982 Asiad, where we lost 6-1 to the Pakistanis.
We've just defeated them 10 goals to 2. Right. And at the moment with us from the NCP, we have Dr. Surena